हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 3 फरवरी डेली लीड कोड चैलेंज की। ये तीसरा दिन है जब हमारे पास कंटिन्यूअसली एक इजी क्वेश्चन आ रहा है। पिछले 2 दिनों से भी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं और आज भी एक तीसरा दिन है जब हमारे पास एक इजी क्वेश्चन है। मैंने तीनों दिनों में इंक्लूडिंग टुडे मैंने तीनों दिनों में आपको जो सॉल्यूशन दिखाया है वो 100% टेस्ट केसेस को बीट कर रहा है। इसलिए मैं आपको आज का भी दिखा रहा हूँ। जो सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ जावा एंड पाइथन दोनों, ये दोनों ही 100% सॉल्यूशंस को बीट करते हैं और ये आपके सामने ये रहा। बिकॉज़ मैं यूट्यूब में जब आपको मैं सॉल्यूशंस देता हूँ मतलब कमेंट सेक्शन में मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाल सकता वहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? ये मैं अब इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि आप जो कोड देख रहे हो, वो बहुत ही टेस्टेड कोड है, वो बहुत ही ऑप्टिमाइज़्ड कोड है, ठीक है? आपको मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि बेस्ट चीज़ है दिखाने के लिए, बेस्ट एग्ज़ाम्पल है आपके लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो। अगर आप बिगिनर हो, ये एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है आपके लिए स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? जब भी आप एक ईज़ी क्वेश्चन देखते हो लीड कोड में, मैं जस्ट 1 मिनट ले रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर दूँगा। जब भी आप ईज़ी क्वेश्चन देखते हो लीड कोड में, आपके 2 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है? कौन से 2 ऑब्जेक्टिव हैं वो? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपको सबसे पहले बिना इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ किए आपको सॉल्व करना है वो क्वेश्चन, ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ईज़ी क्वेश्चन में हमेशा आपको इंश्योर करना है कि आप बिना इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ किए आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, इस क्वेश्चन में तो आप ऑब्वियसली इनबिल्ट फंक्शन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो आप। बट मैं जनरली आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब ईज़ी क्वेश्चन के इंटरव्यू में आता है, हमेशा इंटरव्यूअर जो चाहता है ना, देखो ईज़ी क्वेश्चन होगा तो हर कोई उसे कर सकता है, राइट? तो इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपको बोल देगा बिना कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किए इसको करके दिखाओ। तो बहुत सारे लोग उससे नहीं कर पाएँगे, ठीक है? बहुत सारे लोग उससे एलिमिनेट हो जाएँगे। तो हमेशा जब भी ईज़ी क्वेश्चन आता है, आपका एम ये होना चाहिए कि आप उसे बिना कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किए करो। सेकंड थिंग है कि आपको ट्राई करना है कि आप इतना ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो ईज़ी वाले में भी कि वो 100% टेस्ट केसेस को बीट कर रहा हो, ठीक है? तो अब ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही है। मैंने भी कोई इनबिल्ट फंक्शन आज के में यूज़ नहीं किया है और ये वाला सॉल्यूशन 100% टेस्ट केसेस को बीट कर रहा है, ठीक है? आप चाहो तो कहीं से भी चेक करके देख सकते हो, ये सॉल्यूशन मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, ये मेरा खुद का डेवलप सॉल्यूशन है और मैंने बहुत टेस्ट करके इसको निकाला है, ठीक है? मैंने बहुत तरीके से ट्राई किया, बहुत तरीके से मतलब ईज़ी क्वेश्चन है, राइट? तो ये बहुत सारे सॉल्यूशंस इसको सॉल्व कर देंगे, पर मैं चाहता था आपको बेस्ट सॉल्यूशन दिखाऊँ, ठीक है? इसलिए मैं ये लेके आया हूँ ताकि आपको गारंटीड कोई क्वालिटी कंटेंट मिले, राइट? नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये 3105 है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सबअरे। देखो क्वेश्चन का नाम है काफ़ी चीज़ें क्लियर है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सबअरे। सबसे पहले व्हाट इज़ अ सबअरे एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब सीक्वेंस एंड सबअरे, ठीक है? सब एरे क्या होता है? देखो सब एरे जैसे कि इसका नाम है, सब एरे का मतलब होता है एक फुल एरे का एक पार्ट, ठीक है? एक मिनी एरे आप बोल सकते हो। देखो ये आप देख रहे हो ना पूरा एरे है, तो इसका एक पार्ट ले लो, तो ये एक सब एरे बन जाता है। रिमेंबर जो आप पार्ट ले रहे हो, वो एरे में एज़ इट इज़ होना चाहिए, ठीक है? ऐसा देखो सब सीक्वेंस में क्या होता है आपने 4 ले लिया, फिर आप 2 ले लोगे, ठीक है? वो एक सब सीक्वेंस होता है। सब सीक्वेंस का मतलब होता है खाली सीक्वेंस सेम होना चाहिए। आप हर एलिमेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? 4 हो गया, डायरेक्ट हमने 2 ले लिया। पर सब एरे क्या होता है? सब एरे का मतलब होता है जैसे पूरा एरे है, उसमें से आपने एक पार्ट ले लिया, जैसे 3, 2 ले लिया, ठीक है? 4, 3 ले लिया एंड सो ऑन, राइट? वो एक सब एरे होता है। तो इस क्वेश्चन में हम सब एरे की बात कर रहे हैं। एक चीज़ याद रखना, अगर इस क्वेश्चन में सब सीक्वेंस दिया होता और अगर इसका लेंथ 10 पावर 5 होता, तो ये मीडियम लेवल क्वेश्चन बन जाता। क्योंकि इसमें सब एरे दिया है और ये जो कंस्ट्रेंट्स है ये मतलब 50 तक है, यानी कि जो आपको इनपुट मिलेगा एरे वो 50 की लेंथ का होगा, इस वजह से ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? ये बात आप याद रखना। आपको दोनों तरीके से सीखना है, अगर आपके पास टाइम है, आप वो भी सीख लो क्योंकि ये ईज़ी क्वेश्चन है, राइट? तो आपको हमेशा कुछ नया सीखना है अगर आप ईज़ी क्वेश्चन कर रहे हो तो, ठीक है? ईज़ी तरीके से मत लो, इसको आप डिफिकल्ट बनाओ फिर सॉल्व करो, ठीक है? हमेशा ये मोटिव आपको होना चाहिए। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है? You are given an array of integer nums, return the length of the longest subarray of nums which is either strictly increasing or strictly decreasing, ठीक है? इन्होंने बहुत अच्छे से देखो हाइलाइट करके दिया हुआ है इन चीज़ों को। इनको आप अगर आप माउस रखोगे तो आपको मतलब डेफिनिशंस भी दे रहे हैं। आप आराम से इन डेफिनिशंस में चले जाके देख सकते हो, ठीक है? बट मेरा ये एम है कि मैं आपको समझा सकूँ हो क्या रहा है। देखो, बात ये हो रही है कि आपको सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट सबअरे रिटर्न करना है, ठीक है? वो क्या हो सकता है? 2 केसेस हैं। सबसे पहले वो हो सकता है या तो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबअरे या तो हो सकता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सबअरे, ठीक है? आप देखो आपको पता होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि जैसे कि पहला एलिमेंट 1 है तो दूसरा एलिमेंट 4 है, तो इस केस में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे बन रहा है, ठीक है? अब आप देख लो यहाँ पे पहला एलिमेंट 3 है और दूसरा एलिमेंट 3 है। इस केस में ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो ना? 3 से हम 3 में ही गए, तो यानी कि मैं जब 3 से 3 में गया ना तो कुछ इंक्रीज हो रहा है ना तो कुछ डिक्रीज हो रहा है, तो उस वजह से ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में नहीं आता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है इंक्रीज होना ही चाहिए, ठीक है? मतलब जो इंक्रीज हो रहा है वो जीरो नहीं हो सकता, यानी कि 3 प्लस 0 इक्वल टू 3 हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसमें देखो 1 प्लस 3 करके आप 4 में आ रहे हो, यानी कि 1 कुछ तो इंक्रीज़ हो रहा है, राइट? एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट जाने में आपको कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है? इस केस में हम 3 से 3 में आए, कुछ इंक्रीज़ हुआ ही नहीं, कुछ डिक्रीज़ हुआ ही नहीं। इस वजह से ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आता है, ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आता है, ठीक है? मैं आपको सारे एग्जांपल बताता हूँ। देखो 1 से 4 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। सिमिलरली 4 से 3 ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। 3 से 3 ये दोनों केस में कोई भी नहीं हो रहा है। 3 से 2 ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है? नाउ अब हमें करना क्या है? अब हमें इनमें जो भी एरेस आ रहे हैं, उन सब में से हमको रिटर्न करना है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबअरे ऑफ नम्स व्हिच इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है? अब जल्दी से शुरू करते हैं।
ठीक है? सबसे पहले सवेरे हम देखो ऑब्वियसली सवेरे राइट? तो हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। सबसे पहले 1 एंड 4 1 एंड 4 जैसे कि मैंने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, तो अभी जो हमारे पास पॉसिबल आंसर बन रहा है अभी के टाइम पे, अभी हमने पूरा अरे नहीं किया है। तो अभी जस्ट एट द मोमेंट हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 2 क्यों? जो ये सवेरे इसका लेंथ 2 है राइट? और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो अभी पॉसिबल आंसर हो सकता है 2 ठीक है? आगे और देखेंगे पर अभी के लिए पॉसिबल आंसर एक 2 है, ठीक है? नाउ फिर हम आ जाते हैं 4 एंड 3 में। 4 एंड 3 में एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सब अरे बन रहा है, ठीक है? अब देखो जो इंक्रीजिंग वाला सब अरे था वो यहीं पे खत्म हो गया। 1 एंड 4 के बाद वो खत्म हो गया। अब जो है वो 4 से 3 में जब हम जा रहे हैं, अब एक डिक्रीजिंग सब अरे बन रहा है, ठीक है? तो 4 से 3 जो सब अरे बन रहा है इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ अगेन 2 होने वाला है, ठीक है? नाउ जब हम 3 से 3 में जा रहे हैं, ये दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ये जो सब अरे है, ये बेसिकली आपका आंसर का कोई हेल्प आपको नहीं कर रहा आंसर निकालने में, ठीक है? ये आपका आंसर में आपको कंसीडर भी नहीं करना है। अब हम जाते हैं 3 एंड 2 में, अगेन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सब अरे, इसका लेंथ भी 2 है। तो अब आप देख सकते हो आपके जितने भी आपने सब अरेज़ देखे उनमें से सबसे हाईएस्ट लेंथ 2 ही था, ठीक है? और मल्टीपल सब अरेज़ देखे जिसका लेंथ 2 था हाईएस्ट, तो 2 ही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है? अब इसके जो एग्जांपल्स मैंने दिया हुआ है, ठीक है? इस क्वेश्चन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आराम से एग्जाम्पल में आ जाओ और आराम से पढ़ लो इन्होंने क्या-क्या लिखा है। तो इन्होंने भी वही आपको समझाने की कोशिश की है। इन्होंने आपको बताया है कि जो-जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब अरेज़ कौन से हैं और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सब अरेज़ कौन से हैं, ठीक है? और उनमें से आप देख सकते हो जो सबसे बड़ा सब लेंथ वाला आपको दिख रहा है, ये है, ठीक है? ये है और ये है, तो इनका लेंथ 2 है। तो इस वजह से आंसर इसका 2 होने वाला है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, देखो अब मैं आपको एक जनरल चीज़ पूछता हूँ, अब समझ रहे हो एक इंटरव्यू है आपको ये आंसर करना है, ठीक है? अब देखो, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है? अब एज़ अ इंटरव्यू मैं आपसे पूछने वाला हूँ, जो मिनिमम पॉसिबल आंसर हो सकता है वो क्या है? यानी कि जो मिनिमम पॉसिबल ये वाला आंसर होगा, वो क्या हो सकता है इस केस में? रिमेंबर बहुत से लोग 0 बोलेंगे, इसमें 0 नहीं होगा, देखो क्योंकि यहाँ पे सब एरे की बात हुई है। देखो जैसे कि आपने देखा होगा ये जैसे 1 लिखा हुआ है, ठीक है? 1 का मतलब क्या है? देखो जैसे 1 है, 1 इज़ आल्सो अ सब एरे, ठीक है? इस केस में आप इसको ये नहीं बोल सकते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, पर ये सब एरे तो है, ठीक है? इस वजह से जो मिनिमम आपका आंसर होगा वो 1 होगा। रिमेंबर दैट। आप देख सकते हो ना इन्होंने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एग्जांपल में भी ये चीज़ें लिखी हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के एग्जांपल में भी चीज़ें लिखी हैं। तो ये दोनों साइड हैं, ठीक है? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है। इसमें से ईच एलिमेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है, ठीक है? इस वजह से आपका जो मिनिमम आंसर होगा वो 1 होगा, ठीक है? हमेशा याद रखना। ठीक है? एग्जांपल 2 में आ जाते हैं, इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा इसमें जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाते हैं, इसमें इंक्रीज़ हो ही नहीं रहा है, राइट? तो उस वजह से आप देख सकते हो इसमें कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे प्रेजेंट नहीं है, सिमिलरली कोई भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एरे भी प्रेजेंट नहीं है। तो आपका आंसर 1 होने वाला है क्योंकि आप देख सकते हो ये जो मतलब ईच इंडिविजुअल मतलब एलिमेंट है ना, उसको आप एज़ अ सब अरे ले रहे हो और उसका लेंथ 1 है, तो आपका आंसर 1 है, ठीक है? एग्जांपल 3 में आ जाते हैं, इसमें देखो 3 से 2 गए, ये एक सब-अरे बना जो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका लेंथ क्या है 2 है। अब हम 3 से 2 ये करने के बाद हम सीधा 1 में गए, अगेन 1 में भी वही हो रहा है। देखो, अब ये 3 टू 1 एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सब-अरे बन गया, इसका लेंथ क्या है 3 है, तो इस वजह से आंसर जो होगा 3 होगा, ठीक है? आप देख सकते हो इसमें सेम चीज़ हो रही है, पहले 3 2 में गए, फिर 2 1 में आए, सो 3 टू 1 में आ गए फिर, ठीक है? ये टोटल ये ऐसे हो रहा है। मैं आपको अभी कोड में दिखाऊँगा, रिमेंबर मैंने आपके लिए आज बहुत कुछ मतलब रेडी रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको मल्टीपल मतलब कोड को रीडेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल कमेंट्स डाले हैं ताकि जब आप मतलब वीडियो देखने के बाद भी आप इसमें देख रहे हो, आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट भी आपके लिए रेडी रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और एट द सेम टाइम मैं आपको लॉग्स भी दिखाऊँगा। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये कैसे हो रहा है। मैं तीनों एग्ज़ाम्पल से लेके आपको पूरे लॉग के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है? नाउ सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है देखो। मैं आपको थोड़ा बेसिक दिखा देता हूँ मैंने क्या-क्या सॉल्यूशन में यूज़ किया। मैं ये 3 चीज़ आपको 3-4 चीज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्ज़ाम्पल फिर से दिखाऊँगा, ओके? उसके बाद हम कोड में जाएँगे, उसके बाद हम आउटपुट्स में जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको जावा सॉल्यूशन भी दिखाऊँगा, राइट। सबसे पहले हमने लेंथ लिया n, उसके बाद मैंने आंसर को 1 से इनिशियलाइज़ किया रिमेंबर मैंने आपको जैसे कहा था जो आंसर होगा उसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा, ठीक है? हाईएस्ट वैल्यू n हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 1 होगा, तो इसको मैंने 1 से स्टार्ट किया। ठीक है? अब हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, क्या-क्या हैं देखो। पहला वाला है इंक्रीजिंग सब-अरे लेंथ, ठीक है? यानी कि जैसे कि मैं एक ith एलिमेंट में हूँ, तो ith एलिमेंट को इंक्लूड करते हुए जो इंक्रीजिंग सब-अरे लेंथ बन रहा है वो क्या है? रिमेंबर इसका जो लॉन्गेस्ट मतलब पॉसिबल वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है? सिमिलरली ये है डिक्रीजिंग सब-अरे लेंथ यानी कि जो ith एलिमेंट में हूँ अभी, उस ith एलिमेंट को अगर मैं इंक्लूड करूँ तो मेरा मतलब जो डिक्रीजिंग सब-अरे लेंथ बन रहा है वो क्या है, ठीक है? ये 0 भी हो सकता है, ये नॉन 0 भी हो सकता है, ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं, ये इंक्रीजिंग वाले के लिए, ये डिक्रीजिंग वाले के इसका यूज़ क्या अभी मैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? उससे आप जस्ट समझ लो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? अब मैं आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ हो क्या रहा है, ठीक है? सबसे पहले आप मान लो ये मेरे गिवन इनपुट है, ठीक है? 1, 2 एंड 3 सबसे पहले मैं प्रोसेस क्या करूँगा, मैं 1 एंड 2 को प्रोसेस करूँगा, ठीक है? तो जब मैंने 1 एंड 2 को प्रोसेस किया, ओके, उससे पहले मैं आपको ये वाला कोड दिखाता हूँ ताकि आपको ईज़ी हो जाए। देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम i इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? हम n-1 तक जा रहे हैं। अब आप मुझसे पूछोगे मैं i इक्वल टू 1 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? देखो, i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि मैं हर i का उसके पिछले वाले वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ। दैट इज़ मैं जब मैं एक i में जा रहा हूँ, मैं i-1 से उसे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस वजह से जब मैं 1 में हूँ, i इक्वल टू 1 है, तो i इक्वल टू 0 अपने आप कंपेयर हो रहा है, ठीक है? उस वजह से। नाउ
अब हमारे पास 3 केस आ जाते हैं। जब भी एक नम्स ऑफ i को मैं कंपेयर करता हूँ नम्स ऑफ i-1 के साथ, हमारे पास 3 केस आ जाते हैं। क्या-क्या केस हैं देखो, पहला केस है ith एलिमेंट इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन i-1 एलिमेंट, पहला केस है। दूसरा केस हो जाता है ith एलिमेंट इज़ स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन i-1 एलिमेंट। तीसरा केस हो जाता है ith एलिमेंट इज़ इक्वल टू i-1 एलिमेंट, ठीक है? इन तीनों के हम एग्जांपल्स देखेंगे। उससे पहले मैं आपको जस्ट ये दिखा देता हूँ ताकि आपको ये वाला पार्ट जो है ना, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे आना चाहता था, इसलिए मैं आपको यहाँ से जंप करके मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है? अब ये वाला पार्ट देख लो। पहले केस में आ जाते हैं जब नम्स ऑफ i इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नम्स ऑफ i-1, ठीक है? यानी कि जो ith एलिमेंट है वो अपने पिछले एलिमेंट से स्ट्रिक्टली बड़ा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो उस केस में जब इंक्रीजिंग सब लेंथ इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये 0 है तो हमें क्या करना है, इसको सीधा 2 बना देना है। अगर ये 0 नहीं है तो हमें क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट करना है बाय 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मैं आपको समझाने के लिए अब आप मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है? ये हमारा इनपुट है मान के चलो, ये हमारा 0 इनिशियल, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 1 में आ जाएँगे और उसको कंपेयर करेंगे उसके पहले वाले एलिमेंट से। यानी कि अभी ये वाला पेयर कंपेयर हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पेयर है, ठीक है? यानी 1 से 2 में हम जा रहे हैं, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉलो हो रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, 0 से इसको क्या बनाएँगे, इसको 0 से 2 बना देंगे, ठीक है? आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 0 से इसको 2 बना दिया, राइट? नाउ ये वाला हो गया, अब हम जाएँगे i इक्वल टू 2 में, ठीक है? i इक्वल टू 2 में हम क्या करेंगे, सेम चीज़ i इक्वल टू 2 का हम कंपेयर करेंगे i इक्वल टू 1 के साथ, ठीक है? तो इन दोनों का हम कंपैरिज़न हम करेंगे। तो ये भी हमें पता चलता है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अभी भी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू थी, यानी कि इसकी जो वैल्यू है अभी, जो कि अभी करंट वैल्यू इसकी 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, ठीक है? तो ये देखो 0 से 2 आ गया, रिमेंबर जब भी 0 होता है ये डायरेक्ट 2 हो जाएगा, पर 2 के बाद से ये जस्ट +1 होता रहेगा, ठीक है? मैं आपको वही अब देख सकते हो ये हमारा आंसर होने वाला है इस केस में, ठीक है? 3 है, तो इसका लेंथ भी 3 है, राइट? तो उस वजह से ही ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है? तो जब भी ये 0 होता है, देखो जब भी ये केस 1 में नम्स ऑफ i इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ i-1 होता है और ये 0 होता है, उस केस में हमको डायरेक्ट 2 में लेके आ जाना है, ओके? एल्स हमको इसको +1 कर देना है, ठीक है? जब भी ये नॉन ज़ीरो होगा, हमको क्या करना है, इसको जस्ट इंक्रीमेंट करना है बाय 1, ठीक है? नाउ अब हो सकता है ये पॉसिबल आंसर हो, तो हमें क्या करना है, वी आर जस्ट कंपेयरिंग आंसर विथ दिस, ओके? यानी कि जो पहला आंसर हमारे पास है और जो ये है, इन दोनों में से जो भी बड़ा है, उसकी वैल्यू आंसर में अलॉट कर दो, ठीक है? नाउ क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है, यानी कि i-1 छोटा है, जो है वो बड़ा है, ठीक है? यानी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो उस वजह से इसको हम 0 बना देंगे। ये क्या है? ये है डिक्रीजिंग सबवेरिएंट लेंथ, ठीक है? ये है डिक्रीजिंग सबवेरिएंट लेंथ, ठीक? इस केस में ये डिक्रीजिंग सबवेरिएंट नहीं था, उस वजह से हमको इसको 0 बनाना पड़ा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब आ जाते हैं दूसरे केस में, ये हो गया पहला केस हमारा, ठीक है? जब ith एलिमेंट इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन i-1 एलिमेंट, ठीक है? अब दूसरे केस में आ जाते हैं। ith एलिमेंट इज़ स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन i-1 एलिमेंट, ठीक है? इस केस में क्या हो रहा है देखो, नम्स ऑफ i इज़ स्मॉलर देन नम्स ऑफ i-1, ठीक है? इस केस में ऐसा हो रहा है, यानी कि जो ith एलिमेंट है, वो छोटा है, उसका जो पहले वाला एलिमेंट था, वो उससे बड़ा था, ठीक है? ये केस कहाँ पे हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। देखो, इस केस में आप देख लो 3 से हम 2 में आ गए, यानी कि जैसे कि मैं अभी 2 में हूँ, तो मेरा पिछले वाला एलिमेंट यानी कि जो 3 था वो मुझसे बड़ा था, ठीक है? तो यानी कि 3 से हम 2 में आए, ये डिक्रीज़ हुआ, सिमिलरली ये होता है, ठीक है? नम्स ऑफ y इज़ लेस देन नम्स ऑफ i-1, ठीक है? इस केस में हमें क्या करना है, अगर डिक्रीजिंग सबवेरिएंट लेंथ 0 है, हमें क्या करना है, इसको 2 बना देना है, क्योंकि देखो ये 0 था, अभी हम 2 एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, राइट? तो ये डायरेक्ट 2 में आ जाएगा। क्योंकि हमने डायरेक्ट 2 एलिमेंट को कंपेयर किया, राइट? अगर ये 0 नहीं था, तो हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट +1 करना है, क्योंकि देखो, जैसे कि 3 और 2 के केस में हमको क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट 2 हो जाएगा। जब हम 2 और 1 का केस करेंगे, इसमें से एक एलिमेंट पहले से हो चुका है, राइट? अभी खाली एक ही नया एलिमेंट कंपेयर हो रहा है, उस वजह से हम इसको खाली 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अगेन देखो ये जो कोड है ना, ये एग्ज़ैक्ट सेम कोड है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ओनली थिंग इज़ वेरिएबल नेम चेंज हो रहा है। आप देख सकते हो ना, जस्ट लेट मी ज़ूम आउट। आप देख सकते हो खाली वेरिएबल नेम डिफरेंट है, रेस्ट ऑफ द लॉजिक सेम है, ठीक है? इसमें जो लॉजिक यूज़ था, सेम लॉजिक हमने यहाँ भी यूज़ किया, ओनली थिंग इज़ वेरिएबल नेम डिफरेंट है। इसमें डिक्रीजिंग सबवेरिएंट लेंथ था, इसमें इंक्रीजिंग सबवेरिएंट लेंथ है, ठीक है? रिमेंबर ये दोनों चीज़ें एक ही इटरेशन में होंगी, ठीक है? अगर ये वाला केस है, तो ये तो ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट होगा, अगर ये वाला केस है, तो ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? अब अगेन एक और चीज़ जो कि आपको याद आनी चाहिए, देखो क्योंकि ये डिक्रीजिंग सबवेरे बन रहा है, तो हमको इंक्रीजिंग सबवेरे लेंथ को 0 कर देना है, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। क्योंकि ये डिक्रीजिंग सबवेरे बन रहा है, तो हमको इंक्रीजिंग सबवेरे लेंथ को 0 कर देना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? अब लास्ट केस में आ जाते हैं, लास्ट केस हो जाता है जब दोनों एलिमेंट इक्वल होता है। ये कहाँ पे था? ये देखो। आप देख सकते हो इस केस में, राइट, ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो रहे थे, हमें क्या करना है, देखो जब भी इक्वल हो रहे होते हैं, ना तो इंक्रीजिंग सवेरे बना रहे हैं, ना तो डिक्रीजिंग सवेरे बना रहे हैं। उस वजह से दोनों का मतलब जो लीगे से चला तो ब्रेक हो रहा है, उस वजह से हमें दोनों को 0 करना है। राइट, हमें दोनों को 0 करना है और ये जो आउटपुट है ये मैंने आपको प्रिंट करके आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। सो लेट अस बिगिन। फाइनल आप देख सकते हो हमें आंसर रिटर्न करना है, ठीक है? इन तीनों केस में से एक ही केस हर एक इटरेशन में लागू होगा, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो इफ कंडीशंस में या तो ये केस एग्जीक्यूट होगा, या तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? या तो लास्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? इनमें से एक ही केस एग्जीक्यूट होगा ईच इटरेशन में, ठीक है? अब समझ लो, हम आए जा रहे हैं 1 से n-1 की तरफ, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं हमारा लॉग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉग नाउ। यप,
ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 एंड 4 को कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, जब हम i इक्वल 1 में हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग सब लेंथ को हमने 2 कर दिया, डिक्रीजिंग सब लेंथ को हमने 0 रखा, ठीक है? क्योंकि 1 एंड 4 एक इंक्रीजिंग सब बना रहे थे, ठीक है? अब बात आ जाती है 4 एंड 3 की। 4 एंड 3 अब क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग सब बना रहे हैं, ठीक है? तो देखो इससे पहले हमें क्या था, ये इंक्रीजिंग सब हो रहा था, पर यहाँ पे ये ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है? अब ये ब्रेक हो जा रहा है, अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू जो कि 0 था, हम इसको अब 2 कर देंगे, ठीक है? ये 0 से 2 हो गया, ये 2 से ये 2 से 0 हो गया, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? अब नेक्स्ट में जाते हैं 3 एंड 3। ना तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, ना तो डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है? उस वजह से दोनों ही वैल्यूज़ को हम 0 कर देंगे, ठीक है? एट लास्ट 3 एंड 2 अगेन ये डिक्रीजिंग सबअरे बन रहा है, तो हम डिक्रीजिंग सब लेंथ को 2 कर देंगे। इस पूरे में आप देख सकते हो जो सबसे बड़ा वैल्यू था इन दोनों में से वो 2 था, तो 2 एज़ अ आंसर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? अब आ जाती है केस 2 की। केस 2 बहुत ही सिंपल है। इसमें हर बार आप देख सकते हो ये ना तो इंक्रीजिंग सबअरे बना रहा है, ना तो डिक्रीजिंग सबअरे बना रहा। तो आप ईच केस में देख सकते हो ये दोनों ही वैल्यू 0 से रहने वाली है, पर इसका आंसर 1 होगा। क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, देखो मैं आंसर को स्टार्ट कर रहा हूँ विद 1। देखो हमेशा ये जो कंपैरिज़न हो रहा है, ये 1 से कंपेयर हो रहा है, ठीक है? इस वजह से जो मिनिमम आंसर रिटर्न होगा वो 1 होगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? अब आ जाती है लास्ट केस इसकी, आप इसको ध्यान से देखना। देखो, देखो एग्जांपल नंबर 1 में चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो रही थी, पर इसमें देखो इसमें चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। 3 एंड 2 हमने कंपेयर किया, ये एक डिक्रीजिंग सबअरे बन रहा था, तो हमने क्या किया, डिक्रीजिंग सबअरे लेंथ को हमने 2 बना दिया। ये 0 था, इसको हमने डायरेक्ट 2 बनाया क्योंकि हमने सबसे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स कंपेयर किया, राइट? तो ये 0 से डायरेक्ट 2 बन गया, ठीक है? नाउ 2 एंड 1 को अब कंपेयर किया, ठीक है? 2 एंड 1 अगेन एक डिक्रीजिंग सबअरे बना रहे हैं। इस केस में हमने क्या किया, इसमें जस्ट हमने +1 किया, ये 2 था, हमने जस्ट एक +1 किया। क्यों? देखो, जब हम पहली बार कंपेयर कर रहे होते हैं, हमने 2 नए एलिमेंट्स को कंपेयर किया। इसमें अब जो सेकंड केस में हम क्या हो रहा है, इसमें हम जो 2 एलिमेंट्स कंपेयर कर रहे हैं, उनमें से जो एक एलिमेंट है वो पहले से हो चुका है। अब जो दूसरा एलिमेंट है खाली वही कंपेयर हो रहा है। उस वजह से हमको जो पहला वाला आंसर है उससे जस्ट एक +1 ऐड करना है, ठीक है? तो 2 + 1 3 हो गया। फाइनली जो 3 सबसे बड़ा वैल्यू है इसमें, तो हम 3 को एज़ अ आंसर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो ये था इस प्रोग्राम का लॉजिक। आप देख सकते हो हर इटरेशन में हम ट्राई कर रहे हैं कि एक इंक्रीजिंग सब है तो इंक्रीजिंग सवाल है, जो ये वैल्यू है लाइक इंक्रीजिंग सबअरे लेंथ, इसको इंक्रीमेंट करें। अगर ये डिक्रीजिंग सबअरे बन रहा है तो डिक्रीजिंग वाले को इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसके प्रीवियस वैल्यू से। रिमेंबर, अगर इंक्रीजिंग सबअरे बन रहा है तो डिक्रीजिंग वाले को 0 कर दो। अगर ये डिक्रीजिंग सबअरे बन रहा है तो इंक्रीजिंग वाले को 0 कर दो। अगर दोनों एलिमेंट्स इक्वल निकल रहे हैं तो दोनों का आपको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि रिमेंबर ये सबअरे है। लाइक सबअरे का मतलब क्या होता है? पिछले एलिमेंट के हिसाब से आपको कंटिन्यू करना है, राइट? अगर पिछला एलिमेंट सेम हो गया, तो अभी दोनों ही नहीं हो रहा है, राइट? ना तो इंक्रीजिंग सबअरे हो रहा है, ना तो डिक्रीजिंग सबअरे हो रहा है। तो दोनों का आपको 0 करना है, ठीक है? ये बात आप याद रखना। अगर डिक्रीजिंग सबअरे हो रहा है, तो आपको इंक्रीजिंग सबअरे को 0 करना पड़ेगा, ठीक? करंट इंडेक्स में। अगर ये इंक्रीजिंग सबअरे हो रहा है, तो आपको डिक्रीजिंग सबअरे को 0 करना पड़ेगा उस इटरेशन में, उस इंडेक्स में, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो या फिर दैट वाज़ फॉर दिस सॉल्यूशन। अब देख सकते हो ये 100% टेस्ट केस को बीट कर रहा है। नाउ कमिंग टू जावा, ठीक है? मैं आपको जावा भी आज दिखाऊँगा। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना है यार, पर्पस क्या है देखो, ये है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी यार पूरी थॉरो होनी चाहिए, आपको उसमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, ठीक है? एक पूरा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड जो लैंग्वेज है वो आपका एज़ अ बैकअप रखना पड़ेगा, उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए। आपको सिंटैक्स आपको आना चाहिए, ओनली थिंग इज़ आपको हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे उसमें कोड करने के लिए, बट आपको बिना एरर्स के वो कोड कंपाइल करके सबमिट करके आपको दिखाने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए, ठीक है? इस वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जो पाइथन एंड जावा, ठीक है? इन 2 को आप लेके चलो। सी प्लस प्लस इज़ वेरी गुड अगेन, बट उसका यार फ्यूचर नहीं है। जब आप कंपनीज़ में काम करोगे वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी, ठीक है? जो आपने इतना एफर्ट उसमें लगाए हैं, वो चीज़ अच्छी है, बट यार वो आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं करने वाली है, ठीक है? 99% लोगों को हेल्प नहीं करती है, क्योंकि आप सी प्लस में काम नहीं करने वाले हो आगे जाके। तो इस वजह से जावा जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में होता है, पाइथन अब हर जगह है, ठीक है? इस वजह से जावा एंड पाइथन को लेके चलो, ये चीज़ आपकी तरफ होनी ही चाहिए, ठीक है? और सी प्लस प्लस मोस्टली फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है सी प्लस प्लस, तो उस टाइम पे जब आपको पढ़ाया जा रहा है इसको मास्टर करने की कोशिश करो। उसके बाद पर आपको उसको कंटिन्यू नहीं करना होता, उसके बाद आपको पूरा अटेंशन जो है आपको पाइथन एंड जावा में शिफ्ट करना होता है। टिल लास्ट ईयर आपको पाइथन एंड जावा को ही लेके जाना होता है, सी प्लस आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, आप ट्राई कर सकते हो, पर अगेन इन दोनों का मतलब इन दोनों के मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। पाइथन जावा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसके साथ अगर आप सी प्लस कर सकते हो तो अच्छी बात है, पर इन दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है? एक को बहुत प्रोफेशनल टाइप का सीखो, दूसरे को आपको हर सिंटैक्स आना चाहिए, पर हाँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, पर आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। कहने का मतलब ये है कि देखो कुछ कंपाइलर्स में ना जब आप कोई ऑनलाइन असेसमेंट देने जाते हो, वहाँ पे हो सकता है आपको 2 ही ऑप्शन मिले, राइट? ईदर जावा और पाइथन। सी प्लस प्लस आपको ना मिले। सिमिलरली आपको हो सकता है जावा, सी प्लस प्लस मिले, आपको पाइथन ना मिले, ठीक है? इस वजह से आपको इन दोनों में से मतलब पाइथन और जावा दोनों ही आपको आने ही चाहिए, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन्स के लिए आप दोनों में ही आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, आप सॉल्व कर सको। जो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन्स हैं, हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, जैसे कि पाइथन में क्या है, आप सिंपली प्रिंट करके देख सकते हो कि क्या वैल्यूज़ हो रही है उनकी, ठीक है? पर जो जावा में आपको प्रिंट करने के लिए भी काफ़ी कुछ लिखना पड़ जाता है, तो ये भी एक थोड़ी-सी ये जो चीज़ें हैं, ये आपको खुद से सीखनी है कि आपके लिए बेस्ट कौन-सा है और आपको वो आगे लेके जाना है, ठीक है? पर हाँ, ये बात याद रखना कि ऐसा कुछ लोग करते हैं ना, वो कहते हैं हमें जावा ही सीखना है, ठीक है? तो जावा में ही लगे रहते हैं। पर उसमें क्या होता है ना, आपको जो लर्निंग कर्व है जावा का बहुत लंबा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपको आपको
जो प्रोग्रामिंग चाहिए आपको खाली उसमें अटेंशन देना है, ठीक है? हर चीज़ आपको नहीं सीखनी है। आपको जो डेटा स्ट्रक्चर में सीखने के लिए चाहिए, आपको उन चीज़ों को सीखो, जो लाइब्रेरीज़ आपके काम की हैं, उन चीज़ों को सीखो। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो, हमको मैक्स कंपैरिज़न के लिए, यानी कि मुझे अगर 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, उनमें से मैक्स कौन-सा है, उसके लिए मैं आपको ये वाली लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके दिखाना था कि ये है जावा लैंगडोंग मैथ, ठीक है? ये जो मैक्स फंक्शन है बेसिकली एक स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है? इस वजह से इसको जब भी आप लिखोगे, इसको क्लास नेम के साथ ही लिखना है। तो मैथ डॉट मैक्स, ठीक है? उस वजह से हम आप देख सकते हो मैथ लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर रहे हैं। रिमेंबर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसे मैक्स करके मैं डायरेक्ट मैक्स क्यों नहीं लिख सकता? देखो, मैं ऐसे लिख दूँगा और ये डॉट मैट को हटा दूँगा, ठीक है? ऐसे ये काम नहीं करेगा क्योंकि आप देख सकते हो जो ये मैथ्स फंक्शन है एक स्टैटिक फंक्शन है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे इम्पोर्ट नहीं कर सकते। आपको पूरा क्लास इम्पोर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से और जब आप इसको कॉल कर रहे हो, आपको क्लास के साथ इसको कॉल करना पड़ेगा यानी क्लास डॉट फंक्शन, ओके? इस वजह से आपको ऐसे कॉल करना है, ठीक है? ये है हमारा जावा सॉल्यूशन, एग्ज़ैक्ट सेम है। जो भी मैंने वेरिएबल नेम्स मैंने पाइथन में यूज़ किए हैं, एग्ज़ैक्ट सेम वेरिएबल नेम्स मैंने जावा में भी यूज़ किए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने के लिए। रिमेंबर पूरा लॉजिक सेम है, ओनली थिंग इज़ स्लाइट जो सिंटैक्स है स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है? एग्ज़ैक्ट सेम है, ये पहला केस हो गया, ठीक है? जब स्ट्रिक्टली इंक्रीज़िंग होता है, उस केस में ये 2 कंडीशंस हो गए, ठीक है? और फिर हमने कंपैरिज़न किया, ओनली थिंग इज़ डिफरेंट इज़ ये जो आपको थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट मिलेगा क्योंकि हम जब हम पाइथन में कर रहे हैं, सीधा मैक्स फंक्शन लिख रहे हैं। इसमें आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, उसके बाद एक स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है थ्रू द क्लास नेम, ठीक है? ये सेकंड केस हो गया जब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज़िंग हो रहा है। ये थर्ड केस हो गया जब दोनों वेरिएबल सेम हो रहे हैं, ठीक है? इस केस में दोनों को 0 बनाएँगे, ठीक है? एट लास्ट आपको आंसर रिटर्न करना है। सो या दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं दोनों ही सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में दूँगा, आराम से देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो और उसके बाद बिना देखे इसको लिखो। आपको खुद से क्वेश्चन करते हुए लिखना है कि कहाँ पे क्या करना है। आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप बिना देखे खुद से लिख सको, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। लॉजिक समझो, रिमेंबर टेक इट एज़ एग्जांपल। देखो मैथ्स में हम क्या करते हैं मल्टीपल एग्जांपल्स को देखते हैं, उसके बाद जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आते हैं, हम एग्जांपल्स के जो हमने सीखा था उसको इम्प्लीमेंट करके उस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको वही करना है। डेली आपको जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, टेक इट एज़ एग्जांपल। अगर आपको नहीं आ रहा है एज़ एग्जांपल लो। एग्जांपल हमेशा क्वालिटी वाला लेना, कोई भी चीप वाला एग्जांपल मत लेना, यानी कि जो लोग कॉपी वाला पेस्ट जो कंटेंट दिखा रहे थे वो चीज़ सही नहीं है। आपको समझ के करना है और बेस्ट जगहों से ही पढ़ना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है इन वीडियोज़ से, प्लीज़ डू सब्सक्राइब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और जो ये देखो यार मेरा हमेशा एम है कि यार मैं क्वालिटी चीज़ें दूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं कोई क्वालिटी चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ दिखा सकता हूँ तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब ताकि जिन लोगों को देखो यार हर कोई ऐसे पेड कोर्सेज़ नहीं खरीद सकता जाके। तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो बना रहा हूँ एटलीस्ट उनको वो मिले ताकि उससे सीख सकें और बड़ी से बड़ी कंपनी क्रैक कर सकें, ठीक है? ये मेरा एम है। आप देख सकते हो मैं लास्ट 104 डेज़ से वीडियोज़ बना रहा हूँ। मैं हमेशा ये इंश्योर करता हूँ कि मैं क्वालिटी कंटेंट दूँ, कभी भी मैं कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसलिए कभी-कभार मैं वीडियोज़ थोड़ा लेट डालता हूँ पर वो क्वालिटी वाली वीडियोज़ ही डालता हूँ। अगर मेरे पास कुछ रियली अच्छा है दिखाने के लिए तभी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। सो या दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। See you tomorrow. Thanks a lot.